एक चूक कांग्रेस से हुई, वो अब राहुल गांधी उसका सुधार करना चाहते हैं। चूक उस समय ये हुई, राजीव गांधी चाहते तो जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में एससी एसटी को लाया, उसी तरह से अगर मुस्लिम या माइनॉरिटी या फिर माइनॉरिटी में डिप्रेस कास्ट, जिसको आप पसमानदा, मोदी जी पसमानदा जिसको कह रहे हैं, अगर उसको भी शामिल कर लिए होते तो शायद ये जो मॉब लिंचिंग, सड़कों पर जो लिंचिंग हो रही है और जो सिर्फ हत्या का मुकदमा लग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं लग पा रहा है, और जो हत्यारे छूट जा रहे हैं, ये नहीं हो पाता। राहुल जी भी मोदी जी की तारीफ करें, सोनिया भी तारीफ करे, प्रियंका भी तारीफ करे, शरद पवार भी तारीफ करें, मल्लिकार्जुन खड़गे भी तारीफ करें, तेजस्वी तारीफ करें, नीतीश तारीफ करे, ममता तारीफ करे, अखिलेश तारीफ करे, सब तारीफ ही करे वैसे जैसे मायावती करती रहती है। जब सब तारीफ ही करेगा तो विपक्ष रहा फिर कहां से? विपक्ष अगर किसान की बात कर रहा था तो आप कह रहे हैं राजनीति कर रहा। अरे भाई, तो पार्टी बनी किस काम के लिए? राजनीति के लिए ना बनी तो क्या पिकनिक बनाने के लिए बनी है? नमस्कार, आदाब, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं हाफिज गुलाम सरवर, काफ़ी अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में, जिन्होंने हाल फिलहाल अमेरिका में एक बयान दिया है मोदी जी को लेकर। उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक, गोदी मीडिया सब टूट पड़े हैं। जैसे पिछली बार भी उन्होंने, जब वो अपना लेक्चर दे रहे थे तब भी उन्होंने कुछ बयान दिया था। अब क्योंकि मोदी जी के बारे में बोला है, और मोदी जी के बारे में कैसे सुन सकते हैं वो, उन्होंने मोदी जी को देश से जोड़ दिया है, देश को की जनता से जोड़ दिया कि जनता का अपमान है, देश का अपमान है, दोनों एक तरह से वाला काम कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं क्या मायने हैं सबके पीछे, क्योंकि 2024 का चुनाव है और उससे पहले और बड़े स्टेट में भी चुनाव हैं। हाफिज साहब, क्या कहेंगे इस पूरे आज जो ये घटनाक्रम चल रहा है? देखिए, आपने एक तस्वीर देखी होगी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं जी, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप के दूसरे देश हों या अफ्रीकी देश में वो गए हों जी, हर जगह एक बड़ी भीड़ जमा होती है प्रधानमंत्री जी के स्वागत में। सबके हाथ में तिरंगा होता है और मोदी मोदी के नारे लगते हैं जी जी। तब हमारे देश की मीडिया उसको देश के सम्मान से जोड़ती है और निसंदेह वो सम्मान की बात भी है जी। लेकिन एक बात देश की मीडिया नहीं बताती है कि वो लोग जो हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है, जिनके हाथ में तिरंगे होते हैं और जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, वो हैं कौन? क्या वो वाकई अमेरिकी हैं, अफ्रीकी हैं, यूरोपियन हैं, या फिर वो भारतीय हैं? तो पता ये चला कि वो सारे भारतीय हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, विदेश में हमारे रह रहे हैं। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री उस देश में जाता है तो उन्हें ये लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आया है जी। और हम स्वागत हमें करनी चाहिए, वो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री के बाद विपक्ष का कोई अगर नेता है, उसके जाने पर भी अगर प्रवासी भारतीय उसका स्वागत करते हैं तो ये भी तो गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के एक बड़े चेहरे हैं। और राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी देश में, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, दुनिया मुट्ठी में है, क्या अमेरिका, क्या अफ्रीका, क्या यूरोप और क्या भारत। और भारत के विषय में एक जान लें कि दुनिया के 22 से 23 ऐसे ममालिक हैं जहां भारतीय बड़ी तादाद में रहते हैं जी जी। जिस देश में रहते हैं वहां के इकोनॉमी को वो प्रभावित करते हैं, इतनी बड़ी उनकी तादाद है। तो अब अमेरिका राहुल गांधी गए, मोदी जी अगर गए वहां, अगर मोदी मोदी के नारे लगे और भारत माता की जय लगे या जिंदाबाद के नारे लगे तो गर्व की बात है। अगर राहुल गांधी को भारतीय मूल के लोगों ने घेरा, भीड़ जमा हुई, प्रोग्राम्स हुए, उनका स्वागत हुआ, उनके तकरीर को सुनने के बाद तालियां बजी, नारे लगे, ये भी तो देश के गर्व की बात है। बिल्कुल। अब जब देश के लोग सामने हैं, जगह अमेरिका जरूर है, लोग अमेरिकी नहीं है, लोग भारतीय हैं, और उन भारतीयों के बीच में राहुल गांधी भाषण कर रहे हैं, तो वो क्या बात करेंगे? अमेरिका की बात करेंगे या भारत की बात करेंगे? ये पहले भारत की बात करेंगे। भारत की बात करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी भारत के नेता हैं और जो सामने उनके श्रोता हैं वो भी भारतीय हैं। तो वो रुचि भी रखते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा, नहीं हो रहा, हमारे देश की स्थिति क्या है, वहाँ लोकतांत्रिक ढांचा कैसा है, वहाँ कुछ मजबूती हो रही है, कमजोरी हो रही है, आर्थिक उन्नति है कि दुर्गति है, सब में रुचि है। भाई, हम भारत के हैं, हम अगर कहीं चले भी जाते हैं तो जिस्म कहीं भी चला जाए, दिल तो यही लगा रहता है कि हमारे देश का क्या हाल चाल है।
तो एक विपक्ष के नेता होने के नाते भारतीय मूल के विदेशी लोगों ने अगर राहुल गांधी जी से कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब देना है। तो जवाब क्या देना है? अब भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो आईटी सेल है वो ये चाहती है कि राहुल गांधी हो या विपक्ष के कोई भी नेता हो, विदेश की धरती हो या भारत की धरती हो, जब पूछे तो आप मोदी जी की तारीफ कीजिए। तो राहुल जी भी मोदी जी की तारीफ करें, सोनिया भी तारीफ करें, प्रियंका भी तारीफ करें, शरद पवार भी तारीफ करें, मल्लिकार्जुन खड़गे भी तारीफ करें, तेजस्वी तारीफ करें, नीतीश तारीफ करे, ममता तारीफ करे, अखिलेश तारीफ करे, सब तारीफ ही करे वैसे जैसे मायावती करती रहती हैं। ये भी मैं बीच में जोड़ दे रहा हूं। वैसे ये लोग चाहते हैं कि सब करे। जब सब तारीफ ही करेगा तो विपक्ष रहा फिर कहां से? विपक्ष का काम है कि सत्ता में बैठे लोग अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो समाज हित में, देश हित में सही नहीं है तो उसकी निशानदेही कर उसका विरोध किया जाए और सत्ता पक्ष को यह बताया जाए कि आपके द्वारा लिए गए ये निर्णय देश हित और जनहित में नहीं है, और यह भी बताया जाए कि क्यों नहीं है, और साथ में यह भी बताया जाए कि यदि ये निर्णय आप लेते हैं तो ये देश हित और जनहित में। आपने किसानों के लिए 3 कानून बनाया, अगर देश हित में था तो आप पीछे क्यों हटे? मतलब विपक्ष अगर किसान की बात कर रहा था तो आप कह रहे हैं राजनीति कर रहा। अरे भाई, तो पार्टी बनी किस काम के लिए? राजनीति के लिए ना बनी तो क्या पिकनिक बनाने के लिए बनी है? तो अब पहलवान धरने पर बैठ गए। अब विपक्ष अगर उसके पक्ष में बोला ये राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, तो क्या करें आप बताओ? बैठकर मोदी जी के सामने रोए गाएं, मोदी जी मैं पैर पकड़ता हूं, जरा पहलवान को सुन लीजिए। भाई, विपक्ष का एक रोल होता है, उसकी भूमिका होती है लोकतंत्र में, और परिपक्व डेमोक्रेसी में तो विपक्ष की बड़ी भूमिका है और विपक्ष को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी विपक्ष के बातों को माने खारिज नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की एक मानसिकता है कि विपक्ष का नेता अगर कुछ कहता है खारिज करता है, अरे ये सब नहीं है, ये सब राष्ट्र विरोधी आदमी है, ये तो चीन की भाषा बोल रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये तो फला कर रहे हैं, ये तो ये मानसिकता बनी है। ये कहीं से लोकतंत्र में बेहतर नहीं है। अब राहुल गांधी जी गए अमेरिका, तो एक बड़ी सभा हुई, सभा में उन्होंने बात रखी तो उसमें एक बात एडिशनल उन्होंने ये रखी कि इस समय भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी स्थिति 1980 में जो दलितों की स्थिति थी उस जैसी है। अब मेरा एक सवाल पैदा होता है कि वाकई 1980 में दलितों और मुसलमानों दोनों की स्थिति ऐसी थी कि जो चाहता था हाथ साफ कर लेता था, जो चाहता था गाली गलौज देकर निकल जाता था। लेकिन कांग्रेस की उस समय की सरकार, राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 एक बिल लाया जिसे हिंदी में अत्याचार निवारण कानून कहते हैं आप। उस बिल के आने के बाद, जिसे क्षेत्रीय भाषाओं में आप SC/ST एक्ट या यूं कह लें हरिजन एक्ट कहते हैं, गांव के लोग जो आपके व्यूअर होंगे वो समझ जाएंगे। तो जो ये एक्ट आया 1989 में, वो 1989 का दिन है और आज का दिन है सर। दलितों के सामाजिक स्थिति में बेहद सुधार आया और दलितों में विल पावर डेवलप हुआ, और SC समाज को आज ये लगता है कि ये कानून जो है वो हमारे लिए एक ढाल है, ढाल यानी सोशल और लीगल प्रोटेक्शन उनको मिला। लेकिन एक चूक कांग्रेस से हुई, वो अब राहुल गांधी उसका सुधार करना चाहते हैं। चूक उस समय ये हुई, राजीव गांधी चाहते तो जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में SC/ST को लाया, उसी तरह से अगर मुस्लिम या माइनॉरिटी या फिर माइनॉरिटी में डिप्रेस कास्ट, जिसको आप पसमानदा, मोदी जी पसमानदा जिसको कह रहे हैं, अगर उसको भी शामिल कर लिए होते तो शायद ये जो मॉब लिंचिंग, आज जो ये क्या कहते हैं आप सुन रहे हैं, तबरेज अंसारी और क्या कहते हैं फला अंसारी और फला मंसूरी और फला, ये जो मारे जा रहे हैं लोग सड़कों पर, जो लिंचिंग हो रही है और जो सिर्फ हत्या का मुकदमा लग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं लग पा रहा है, और जो हत्यारे छूट जा रहे हैं, ये नहीं हो पाता। आज किसी SC या ST को
कोई व्यक्ति अगर मारे, गाली दे या हत्या कर दे तो उस पर एक मुकदमे नहीं लगते हैं। एक तो वो जो 302, 307, 324, 23 जो भी मारपीट का है और या हत्या का, वो हत्या के प्रयास का, वो तो लगेगा ही। साथ में एडिशनल एक मुकदमा लगेगा जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, यानी वो SC/ST एक्ट लग जाएगा। वो नॉन बेलेबल सेक्शन है, उसमें बेल नहीं होता है, उसमें मुआवजा मिलता है विक्टिम को। उसमें जो हमारे कंप्लेनेंट होते हैं उनको मुआवजे का प्रावधान है। आज मुसलमानों की हत्या हो जा रही है, उसकी लिंचिंग हो जा रही है, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा। आप इसको कई तरह से, मैं केजरीवाल सरकार का भी उदाहरण दे सकता हूं, कई और सरकारों का उदाहरण दे सकता हूं जहां सब कुछ हो गया लेकिन मुआवजा नहीं मिला। अगर ये कानून होता हमारे पास प्रोटेक्शन का तो हो जाता। लेकिन अब राहुल गांधी जी परिपक्व हुए, उनको लग रहा कि नहीं, आज मुसलमानों को भी कानून की जरूरत है, कानूनी सुरक्षा की। उन्होंने आवाज उठाई। ऐसा तो नहीं इसी वजह से ज्यादा टारगेट किया जा रहा है राहुल गांधी को? टारगेट किया जा रहा है, टारगेट इसलिए किया जा रहा है। आपको एक बात याद दिला दूं, पिछले 1-2 वर्षों से राहुल गांधी लगातार, वो भारत जोड़ो यात्रा से पहले से ही लगभग, जब प्रेस के सामने आते हैं तो आरएसएस और आरएसएस से जुड़े उनके आइडियोलॉजी के जो उस्ताद जितने हैं, गोलवालकर और सावरकर, वो जितने कर हैं, सब पर वो हमला कर रहे हैं लगातार। आपको एक और बात बता दूं, व्यूअर को याद आ जाए कि सावरकर पर इतने ज्यादा आक्रामक हो गए थे राहुल गांधी कि उद्धव ठाकरे नाराज हो गए थे और शरद पवार जी को बीच बचाव करना पड़ा कि भाई आप ठीक है हमले आरएसएस पर करो मगर सावरकर जी को बख्श दो, क्योंकि सावरकर की आइडियोलॉजी को उद्धव ठाकरे भी फॉलो करते हैं, या यूं कहें कि महाराष्ट्र के अधिकांश मतदाता महाराष्ट्र की शान मानते हैं। तो चूंकि मराठी मानुस ही उद्धव ठाकरे के वोट बैंक है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि राहुल गांधी ये काम ना करें, मेरा वोट खिसक जाएगा। इसका मतलब लगातार आक्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारत के इतिहास में पहला कांग्रेस का ऐसा नेता है जो सीधे सीधे आरएसएस की आइडियोलॉजी पे वार कर रहा। इससे पहले ये परंपरा नहीं थी। गोलगप्पे की तरह और जिलेबी की तरह लोग घुमाते थे, राहुल गांधी घुमा नहीं रहे। मैं इसके लिए बधाई देता हूं राहुल गांधी को। अब ये जो छटपटाहट आप देख रहे हैं भाजपा में, आईटी सेल में, अमित मालवीय ने जो अभी कहा, ट्वीट किया, अभी राहुल गांधी वहां के नेशनल प्रेस क्लब में एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में डेमोक्रेसी और क्या कहते हैं सांप्रदायिकता और इन तमाम चीजों पर सवाल पूछे गए। उस पर एक सवाल ये भी पूछा गया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है केरला में, क्या वो सेकुलर पार्टी है क्या? राहुल गांधी ने कहा नो डाउट बिल्कुल सेकुलर पार्टी है। उसके तमाम गतिविधियों, तमाम जो एक्टिविटीज हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, वो इस बात को दर्शाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए काफी है कि वो सेकुलर है। अब इस पर अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि साहब जिन्ना की पार्टी को राहुल गांधी ने सेकुलर कहा। अबे अमित मालवीय जी, आप आईटी सेल के प्रमुख हो, आपको ये सोचना चाहिए जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग जो थी उसके साथ तो हिंदू महासभा का गठबंधन था। बिल्कुल, बंगाल में सरकार थी, और जो आपके कार्यालय में जिनकी तस्वीर लगी हुई है मुखर्जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका फोटो जो है इनके दफ्तर में लगा रहता है, उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई। तो वो तो माने द्वै राष्ट्रवाद की के प्रबल समर्थक थे, वो 2 नेशन थ्योरी के वो सपोर्टर्स थे। तो उनके साथ तो आपने सरकार चला लिया। ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, ये आफ्टर डिवीजन, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तब ये पार्टी जो है रजिस्टर्ड हुई है। इसको आप उससे मिला रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपके महागुरु और हमारे प्रधानमंत्री जी के गुरु, ऑन रिकॉर्ड एक इंडिया टीवी पर इंटरव्यू है प्रधानमंत्री जी का कि हमारे गुरु हैं आडवाणी जी। आडवाणी जी पाकिस्तान यात्रा पर जाते हैं तो उसी जिन्ना की मजार पर कसीदे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सारा मामला आपके साथ जा रहा। देशद्रोह की अगर बात करें तो दुनिया जानती है कि जिस बुरहान वानी को आतंकवादी कहा गया, आतंकवादियों का पोस्टर बॉय कहा गया, उस बुरहान वानी के समर्थन में खुलकर बोलने वाली महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी पीडीपी से किसने गठबंधन किया था भाई? कांग्रेस से तो नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया।
तो उस जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से आपने गठबंधन किया, आज की जिन्ना की आइडियोलॉजी पे चलने वाले से आपने गठबंधन किया, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से अगर कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया या उसे राहुल गांधी ने सेकुलर कहा तो ये बवंडर कर रहे हैं। तो ज्ञान का भी अभाव है और ध्यान भी ये भटकाना चाहते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं भारत के कम पढ़े लिखे लोगों को, ये जा रहे हैं हाँ मुस्लिम लीग वो तो जिन्ना का था, अरे कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, अरे कांग्रेस तो देशद्रोही पार्टी, ये साबित करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल मैच्योर पॉलिटिशियन होने का सबूत दिया है, परिपक्व राजनेता होने का परिचय दिया है। इसके लिए राहुल गांधी को बधाई। और ये जो आईटी सेल के लोग हैं ये एक्सपोज होंगे, इनको इतिहास के साथ आईना भी दिखाया जाएगा। ये कोशिश लगातार हम लोगों की है कि गलत नैरेटिव देश में नहीं चलना चाहिए, देश को सच का ज्ञान होना चाहिए। और आप जैसे लोग और ये जो प्लेटफॉर्म है हिंद वॉइस का, यहां से वही बातें जानी चाहिए जो वाकई तमाम लोगों के लिए बेहतर हो, नॉट हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल हम देश की बात कर रहे हैं कि देश को सच बताओ, देश को कंफ्यूज मत करो, देश को गलत ज्ञान मत दे दो, देश को कोई ऐसी बात न बता दो उसके दिमाग में जबरदस्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं हो। ये एक मेरा प्रयास है और आप इंटरव्यू लेते हैं, चलाते हैं, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं। और मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो अमेरिका में जरूर उठाए लेकिन भारतीयों के सामने उठाए। भारतीय समाज वहां मौजूद था, कोई अमेरिकी नहीं था। ओवरसीज इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है जो कांग्रेस की पार्टी है, जो ओवरसीज माने अदर कंट्रीज में वो फंडिंग और लॉबिंग जो भी होता वो तमाम पार्टियों के साथ है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का, भाजपा का भी है विंग। तो ओवरसीज विंग के जो इनके लीडर हैं उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, और तमाम भारतीय जो प्रवासी हमारे उनको बुलवाया गया था और उनके सामने राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी थी। इसलिए ये नैरेटिव कि विदेश की धरती पर क्यों बोले, विदेश की धरती यहाँ बोले वहां बोले, समाज हमारा है। हमारे परिवार का व्यक्ति अगर कोई विदेश में है और हमसे घर की बात पूछता है तो हमें बताना ही पड़ेगा कि मेरे घर में कितना आटा है, कितना चावल है, कितना दाल है। राहुल गांधी जी ने वही काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसका पूरा एनालाइज किया कि राहुल गांधी को फिलहाल क्यों टारगेट किया हो, चाहे वो इंडियन मुस्लिम लीग के नाम पर हो या फिर उनके जो बयानबाजी जो कि वो अपनों से ही अपनी जगह की बात कर रहे थे। कमेंट कीजिएगा, हम लगातार अगले साल सभी मुद्दों पर नज़र बनाए रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।